वेलकम। ठीक है। आई होप आपकी जो पढ़ाई है वो बिजनेस स्टडी की अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और बिजनेस स्टडी के पेपर 25 को है। तो एक बात है कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आपने कई वीडियो देख ली होंगी वैसे तो, इम्पोर्टेंस वीडियोज़ एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये आपने देख लिया होगा। बट मैं अभी जो बताने वाला हूँ ना, वो एग्ज़ाम में मैं हर एक चैप्टर का ऐसा टॉपिक बताऊँगा जो मस्ट है। मैं सबने क्या बताया है या फिर मैंने भी बताया था वैसे तो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी डाली थी मैंने बिजनेस स्टडी की। पर अगर मैं आपको बोल दूं कि अभी पेपर में जाते वक्त ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर एक चैप्टर में जो आपको करके ही जाना है, उसको नहीं स्किप करना है, बाकी आप कोई सा भी टॉपिक स्किप कर सकते हो। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर वो टॉपिक अगर आपका हो गया तो मान लीजिए उस चैप्टर में आपका बेहतर हो गया। बाकी आप अगर एक दो क्वेश्चन उसमें से जो मेन टॉपिक अगर छोड़ देते हो वो ज़रूर आएगा। मैं जो आपको टॉपिक बताऊंगा हर एक चैप्टर में से वो आना ही है पेपर में इस बार। ठीक है। एक दो टॉपिक ऐसा होगा जो ना आए, वो अलग बात है। पर मैं अभी जो बताने वाला हूँ इसमें जितने टॉपिक हैं वो मस्ट हैं। कि मैं क्या बोलूँ, आएगा ही वो, चाहे एमसीक्यू में आए, चाहे केस स्टडी में आए, चाहे लॉन्ग में आए। ठीक है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को। स्टार्ट तो हो गई थी, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है पहले चैप्टर का, बिना टाइम को गंवाते हुए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ वरना लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, फिर डालने में परेशानी होगी। ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट, सॉरी एक मिनट। तो पहला जो चैप्टर है उसमें से आप कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ के जाना। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। लिखो जल्दी जल्दी, कोऑर्डिनेशन के बारे में ज़रूर से पढ़ के जाना। हिंदी में बोले तो समन्वय। ठीक है। अब मैं बात करूँगा दूसरे चैप्टर की, उसमें आप ज़रूर से ज़रूर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको सबको पता ही है हेनरी फ्योल जी कितने इंपॉर्टेंट है। हेनरी फ्योल 14 सिद्धांत इन्होंने दिया था, यानी 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। डिवीजन ऑफ वर्क, रेमुनरेशन, बहुत कुछ दिए थे। 14 सिद्धांत है, इनके बारे में अवश्य पढ़ के जाना क्योंकि ये केस स्टडी में आएगा। डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे कि हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत कौन से हैं, या फिर ऐसे बोलेगा हेनरी फ्योल के डिवीजन ऑफ वर्क का महत्व बताइए या फिर क्यों किया जाए। एक या दो को उठा कर बोल देगा इसका मतलब बताइए, 14 के 14 नहीं पूछेगा। ठीक है। तो उसमें से सारे याद करना और जो इंपॉर्टेंट लगे आपको वो ज़रूर पढ़ना। और हाँ, इसमें ज़्यादातर केस स्टडी बनेगी। केस स्टडी दे देगा, बोल देगा इसमें से कौन सी हेनरी फ्योल के नियम को सिद्धांत को लागू होता है, तो आप उसको समझ जाना है, केस स्टडी में आएगा। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। ज़्यादा मैं अभी एक बार और बनाया था वीडियो, वो थोड़ा गलत हो गया कुछ, तो इसलिए मैंने उसको काट दिया। बाकी फिर से मैं स्टार्ट किया हूँ और आपके लिए बना रहा हूँ। जो मेरे ज़ुबान पे है वही मेरे, नहीं, जो मेरे दिल में है वही मेरे ज़ुबान पे है। बाकी और कोई ख़ास बात नहीं है मेरे में। ठीक है। तो ये एक डायलॉग बोल दिया। चलिए आप देखते हैं आगे। और तीसरा जो चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में अभी जो नया टॉपिक जुड़ा है डिमोनेटाइजेशन, यानी कि विमुद्रीकरण, नोटबंदी। आपको पता ही 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 इसका डेट है। इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना भाई, ये आना ही आना है डिमोनेटाइजेशन के बारे में। ठीक है। केस स्टडी चाहे लॉन्ग, इसका लॉन्ग बनेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ये है कि इसका लॉन्ग, इसके बारे में पूछेगा कि डिमोनेटाइजेशन की विशेषताएँ क्या हैं, तो विशेषताएँ आपको बतानी पड़ेंगी। बाकी और इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं है, डिमोनेटाइजेशन पर आपको पढ़ के जाना है, आएगा। और अगर मैं इसमें एक और बात बोल दूं तो आप इसमें थोड़ा सा बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना बस। ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। प्लानिंग के बारे में बात करें, प्लानिंग का जो है टाइप्स ऑफ प्लान इस बार नया जुड़ा है, तो आप जरूर पढ़ के जाना। टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान के प्रकार। ठीक है। नियोजन के प्रकार तो आप पढ़ के जाना। उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस क्या है वो भी पढ़ के जाना। प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, स्पेलिंग पे मत जाओ, समझ में आ रहा है ना वो बात देखो, आती है स्पेलिंग पर बोर्ड छोटा है। प्लानिंग प्रोसेस, लो यार देख लो, एक बच्चा कह रहा है दिखाओ पहले। प्लानिंग, ठीक है। प्रोसेस, प्रोसेस। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर इतनी दूर तक आ गए हो देखते देखते तो। शुरू में मैंने बोला नहीं, भूल गया, अभी बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। बाकी आगे, हाँ एक बात और है, प्लानिंग में मैंने गलती कर दी है 2 टॉपिक आपको बता के, ये दोनों तो आप पढ़ लेना कोई बात नहीं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेरे भाई कलर बदल के बताऊंगा मैं, थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सिंगल यूज़, सिंगल यूज़ एंड आपका क्या है वो, हाँ फिक्स्ड यूज, एक फिक्स्ड यूज़ बोल देते हैं, फिक्स्ड यूज़।
फिक्स्ड यूज़, ये पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। एकल उपयोग और स्थिर उपयोग। और अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन यानी 5वां चैप्टर, इस बार ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको मैं बता दूँ 8 नंबर का है आपका, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल और फॉर्मल, सॉरी एक मिनट कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, हाँ लगना चाहिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी औपचारिक अनौपचारिक संगठन। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के लिए। तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों संगठन आप पढ़ के जाना, ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है आएगा। और इसमें एक चीज़ और है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आपने पढ़ा ही होगा। अधिकार अंतरण, वही भरापण, अपने मतलब अधिकार को किसी और छोटे स्तर के निम्न स्तर को दे देना, जिससे वो कार्य में आपके भार को कम करता है। आगे आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन भी कुछ इसी प्रकार है, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, कि उच्च स्तरीय से निम्न स्तरीय तक मतलब सबको अधिकार दिया जाना, एक समान अधिकार सबको दिया जाना। और डेलीगेशन अथॉरिटी मतलब एक लिमिटेड समय के लिए होता है, वो अलग चीज़ है डेलीगेशन। और स्टाफिंग अब हम छठे चैप्टर की बात करते हैं। स्टाफिंग में आपको बता देता हूँ 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का है, याद, नोटेड, 7 मार्क्स, नॉट बी इजी, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग ये नहीं है सबसे, इसमें जो स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में आप जरूर पढ़ के जाना। स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस बोल तो रहा हूँ, तब तो लिख लोगे। स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में अवश्य पढ़ के जाना, और रिक्वायरमेंट प्रोसेस उसके बारे में पढ़ लेना। और इसके में एक आता है HRM, कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा। स्टाफिंग के अंदर एक आता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ये जितना भी मैंने बताया ना, उसमें से कुछ मत पढ़ना, मंजूर है मुझे, पर HRM के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर जो ये आपकी स्टाफिंग है ना, ये इसके लिए सामने बच्चा है, इससे ऐसे याद कर लो कि HRM जो है वो, उसके अंदर चयन, भर्ती, सब कुछ आ जाता है स्टाफिंग के अंदर, HRM के अंदर। मतलब ये स्टाफिंग, नियुक्तिकरण जो भी है ना आपका, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्वायरमेंट, ये सब HRM के अंदर ही आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये मतलब सबसे बड़ा है, इसके आगे कुछ नहीं। आगे देखते हैं, आगे कौन सा चैप्टर है भाई? हाँ, स्टाफिंग में एक चीज़ और मैं बोलूँगा, ट्रेनिंग के बारे में जरूर पढ़ के जाना। प्रशिक्षण जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, पर ट्रेनिंग के बारे में जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। डायरेक्टिंग यानी कि 7वां चैप्टर, निर्देशन, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं निर्देशन में। इसमें एक मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो है मैस्लो जी की, मैस्लोज अगर कहूँ तो, हायरची पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, आज तक मेरे मुंह से बनता नहीं है इसको बोलना। हिरची हैराकी, मतलब हैराकी, मैस्लो हैराकी, ऐसे कुछ बोल देंगे इसको। तो इसके कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना। नीड्स मतलब मैस्लो हैराची ऑफ नीड्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेटिव्स पढ़ के जाना। मोटिवेशन के बारे में, इसके अंदर मोटिवेशन आता है, अभिप्रेरणा जिसको बोलते हैं, मोटिवेशन, ये पढ़ के जाना, मोटिवेशन, इसके बारे में पढ़ के जाना। बाकी आपकी मर्जी, सारा पढ़ लो तो और अच्छी बात है। तो मैं सिर्फ वही टॉपिक बता रहा हूँ जो आएगा, बाकी चैप्टर में सारे कुछ आएंगे जो आपको बताए गए हैं, आपने जो वीडियो देखी हैं, पर मैं जो बता रहा हूँ ये भी आएगा, और ये निश्चित आएगा। मैं निश्चित वाला बता रहा हूँ, जो निश्चित आना ही आना है। अब कंट्रोलिंग की बात कर लेते हैं। बहुत सॉरी, बहुत छोटा सा चैप्टर है कंट्रोलिंग, पर इसके अंदर नंबर भी कम है इस बार, 4 नंबर का है, 4 से 5 नंबर का ही ये इस बार है। तो इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें ध्यान देने की ज़रूरत इस बात पे है कि इसका आप एक चीज़ पढ़ लेना बस, कि रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बस रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये पढ़ लो, और कॉन्सेप्ट पढ़ लो। कॉन्सेप्ट तो आपको सबका पढ़ना है, देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अवधारणा आपको सबकी पढ़नी है, सारे चैप्टर की शुरुआत की। बट आपको जो मैं ये बता रहा हूँ ये अलग टॉपिक है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आपको पढ़ के ही जाना है, ओके। सो चैनल सब्सक्राइब करो अगर हो बने हो तो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉरी यार, वो बन रहा है ना घर में, कुछ आ रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ, वरना मेरी सारी वीडियो में जाके देखोगे तो बड़ा अजीब सा, मतलब खुल के बात नहीं करता, पर आज खुल के बोल रहा हूँ थोड़ा सा, कि परसों पेपर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें भाई साहब आपका जो इम्पोर्टेंट है ना मेरे भाई,
वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। और इसके अंदर एक बात है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। सो लिख ही देता हूँ, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कि स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे अंतर पूछे चाहे कहीं केस स्टडी में पूछे। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, वैसे ज़्यादा इसमें मेरे को और कुछ दिखता नहीं है। बाकी ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ के जाना कि फाइनेंशियल प्लानिंग की मतलब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है और फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या है, अंतर क्या है, ये सब पढ़ के जाना। ओके, फिर हम बात करेंगे 10वें चैप्टर यानी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भाई साहब मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इनके बारे में पढ़ के जाना। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है। इस जैसे कैपिटल मार्केट है उसमें प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी, तो इसके बारे में पढ़ के जाना, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। और अगर एक बात करूँ तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा नहीं पूरा पढ़ लेना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसको सेबी कंट्रोल करता है उसके बारे में पढ़ लेना। सेबी का मैं थोड़ा बता ही देता हूँ आपको। सेबी के बारे में भैया बता देते हैं, 1988 में इसका जन्म हुआ था यानी कि स्थापना हुई थी, और 1992 में एक वैधानिक अध्यादेश जारी करके इसको कानूनी बना दिया गया था। तो ये सब है कुछ। और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, तो आप थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद मार्केटिंग यानी मार्केटिंग, भाई साहब इस चैप्टर में तो मैं आपको सही से बताता हूँ। देखो, ओहो हिल गया सॉरी। मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग ये ऐसा चैप्टर है मेरे भाई कि इस बार कितने नंबर का है, 12 नंबर का है, 12 नंबर अभी तक का सबसे बड़ा, मतलब अगर नंबर कहूँ किसी चैप्टर में तो इसी का है। और इसमें आप कहो तो सबसे आसान चैप्टर है। सबसे आसान कैसे है, इसमें आप अपने मन से भी थोड़ा बना कर मतलब एक इच्छा अनुसार कुछ ऐड करके बना के लिख सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछूं ब्रांड क्या है, अगर जो बच्चा थोड़ा मैच्योर होगा जिसको ब्रांड के बारे में पता होगा बस वो लिख सकता है ब्रांड क्या है। ब्रांड एक ऐसी चीज़ है जिसका अलग पहचान बनता है। अब मैं पूछ लूँ कि ब्रांडिंग की मतलब जो ब्रांड नेम है उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। उसकी विशेषताएं होनी चाहिए कि ये सरल होनी चाहिए बोलने में, ठीक है, अलग मतलब दिखना चाहिए, ये सब इसकी थोड़ी विशेषताएं हैं। तो ये पढ़ के जाना। और मैं आपको जो बता रहा हूँ ब्रांडिंग, उसके बाद लेवलिंग, ठीक है, लेवलिंग थोड़ा पेन छोटा हो गया ना, लेवलिंग। उसके बाद एक और लिखो, पैकेजिंग, पैकेजिंग। ये जो 3 है ना, ये रामबाण है इस चैप्टर में, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना। और प्राइस का जो फैक्टर डिटरमाइन प्राइस, मतलब प्राइस को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं वो पढ़ के जाना, थोड़ा सा प्रभाव डालता है प्राइस के ऊपर। यानी कि जब जो कंपनी होती है या फिर आप कह सकते हो उद्योग होता है, वो जब प्राइस को निर्धारित करता है तो क्या किन किन बातों को ध्यान देता है, ये पढ़ के जाना मेरे भाई। और क्या क्या चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है, अगर मैं बोल दूँ थोड़ा सा बता दूँ, उत्पादन क्षमता या उत्पादन लागत, और कंपटीशन की जो बगल वाली कंपनी है उसके दाम कितने चल रहे हैं उस प्रोडक्ट के, तो उस हिसाब अपने सोचना। बाकी आपको थोड़ा पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। तो ये इसमें एक मार्केटिंग मिक्स इसमें कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग मिक्स करके एक कॉन्सेप्ट है, वो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना मेरे भाई, ठीक है। बाकी लंबी वीडियो हो रही है, तो जो यहाँ तक टिके हो, अगर देख रहे हो सीरियस लेकर, मैं भले ही हंस के बता रहा हूँ पर जितने मैं बता रहा हूँ वो सारे रियल और कॉन्सेप्चुअल बात है, और आप पढ़ोगे तो आपको वो फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं बताने को तो सारा बता दूँ पर मैं वही बता रहा हूँ जो आपको दिखेगा इस बार पेपर में। तो एक है ना प्रमोशन इसी चैप्टर में है, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है तो थोड़ा इसमें ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। प्रमोशन के बारे में पढ़ के जाना। प्रमोशन के बारे में जो मैं लिख रहा हूँ वही लिख के अगर आप पढ़ लोगे ना तब भी आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको वही लिख के पढ़ लो, आपको पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, पर उनके ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा समय न गवाते हुए 12वें चैप्टर, अपने लास्ट चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण। इसमें भैया मैं सही बताऊँ, इसमें कुछ सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ इसमें एक ही चीज़ है, कंज्यूमर। मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूँ, हाँ पीला करते हैं, उसके बाद इस पे चलते हैं। हाँ, कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर राइट के बारे में पढ़ लो, इसके अलावा इसमें कुछ आना नहीं है। कंज्यूमर राइट यानी कि 6 जो है ना, 6 अधिकार, उसके बारे में पढ़ लो। कोपरा
के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार पढ़ना। और कई लोगों के पास पुरानी बुक है तो उसमें 1986 वाला ही सिस्टम चल रहा है अभी, ठीक है। 1986 पुराना था, इसको संशोधित यानी अमेंडमेंट करके आपका 2019 कर दिया गया है। तो ये बात याद रखना आप कि आपको 2019 का ही पढ़ के जाना है। तो अगर मैं इसमें जितनी बात बताऊँ उतना ही कम है, क्योंकि ये बढ़िया चैप्टर है और ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन बनते हैं। इस बार ये कितने नंबर का है देखो, सबसे जो कम नंबर के इस बार चैप्टर हैं आपको मैं बता देता हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट करके 4 नंबर का है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 4 या 5 नंबर का है, ठीक है। ये मैं ब्लूप्रिंट के अनुसार बता रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर का बिजनेस एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 4 नंबर। तो इन सब बातों को याद रखना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे आपको उतना दबाव नहीं देना है, आपको देना है दबाव मार्केटिंग पे। मार्केटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे आपको दबाव इस प्रकार से देना है क्योंकि इसके एमसीक्यू ज़्यादा बनते हैं। तो एमसीक्यू जैसे कि आप फसाई के बारे में पढ़ के जाना, खाने की वस्तुओं में फसाई का ट्रेड मार्क होता है, मतलब मार्क होता है। चलो मैं बता ही देता हूँ इसके कुछ एसआई मार्क जो होता है वो बिजली की वस्तुओं में होता है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये आप लिख लो बल्कि बिजली में। और हॉल मार्क जो होता है वो हॉल मार्क, ठीक है, हॉल मार्क जो होता है मेरे भाई वो कहाँ होता है आपका, सोने की वस्तु पे, सोने की गुड्स, मतलब सोने चांदी के आभूषण पे हॉल मार्क होता है। और एक होता है जो इकोनॉमिक पे रखता है, वो इकोनॉमिक चीज़ों पे लगता है, वो अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में पढ़ के जाना। और एक बात और पढ़ के जाना, हु इज़ द, मतलब कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता कौन है या कौन होता है, उपभोक्ता कौन है, ऐसे ही पूछेगा। तो आप इसमें 2-3 डेफिनेशन है उपभोक्ता की। तो अभी जो नया वाला है ना COP के अनुसार वही पढ़ के जाना, ठीक है। पुराना वाला बोल दोगे तो गलत नहीं होगा, पर नया पढ़ के अगर डालोगे तो उसको लगेगा हाँ इस बंदा मतलब कि इसको अपने मन से नहीं लिखा है, इसने बढ़िया देख के पढ़ के लिखा है। तो ये फ़ायदा है। बाकी अगर आप यहाँ लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहे हो अगर, तो धन्यवाद आपका, ठीक है। क्योंकि कई लोग अभी सोचते हैं कि चैनल ग्रो नहीं हुआ है, कम सब्सक्राइबर हैं, तो मतलब फालतू की चीज़ें बताएगा या फिर इसके पास उतना अभी वो नहीं है। पर ये बताओ भाई, कई लोग ऐसे हैं जो छोटे से ही बड़े पे जाते हैं, ठीक है। कोई डायरेक्ट बड़े पे नहीं पहुंच जाता, एक एक करके सीढ़ी चढ़ी जाती है। अगर मैं एक सीढ़ी से डायरेक्ट पूरी लास्ट वाली सीढ़ी चढ़ूँगा तो मेरा पैर फट जाएगा या फिर कुछ और ही फट जाएगी, ठीक है। तो एक बात आपको निश्चित में बता दूँ कि अभी जो चैनल है इसको आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर मेरी बात सुनना चाह रहा है या सुन रहा है, क्योंकि मैं इसमें सीरियस बात बता रहा हूँ। आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छे आपको कंटेंट मिलेंगे जो आपके नॉलेज को इनक्रीज़ करेगा, ठीक है, आपके नॉलेज को इनक्रीज़ करेगा। तो ये मेरा वादा है। और अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। और एक सिस्टमैटिक ढंग जिसको बोलते हैं ना कि एक लगना चाहिए कि हाँ ये थंबनेल है और ऐसी क्लासेस होना चाहिए लगातार वाली, वो सिस्टम अभी नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी पेपर का माहौल चल रहा है और पेपर मेरा भी है। तो इसलिए मैं लगातार डाले जा रहा हूँ जो भी मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल को यार मेरे भाई अगर हो सब्सक्राइब करो और थोड़ा शेयर करो, सपोर्ट करो ना यार, कि बढ़ना चाहिए भाई का। क्योंकि मैं जल्दी बोला नहीं हूँ किसी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए, पर आज बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर देना चाहिए। मैं किसी की वीडियो अगर देखता हूँ ना, लिटरली बता रहा हूँ, आज थोड़ा सा सुन लो अगर यहाँ तक टिके हो तो। अगर मैं किसी की वीडियो देखता हूँ, अगर वो बंदा, अगर उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे ना, मैं भले ही नहीं सब्सक्राइब करूँगा, ये मेरी आदत है। अब चाहे आप इसको गलत कहें, किसी के 10 मिलियन होंगे तो मैं नहीं करूँगा, मैं सोचूंगा कि यार 10 मिलियन है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी बंदे के 10 जा रहे हैं ना, मैं ज़रूर करूँगा, या फिर 2 जा रहे हैं ना, और अगर उसका चैनल मैं चेक करता हूँ अबाउट में जाके कितना पुराना है, अगर उसके 10 हज़ार हैं और वो 10 साल से काम कर रहा है या फिर 5 साल से, तब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझ जाऊँगा कि बंदा मतलब लगा हुआ है। और या फिर मैं उसकी वीडियो भी चेक करूँगा सिस्टमैटिक ढंग से कि लगातार डाल रहा है, उसके बाद अगर 10 हज़ार हैं तो मेरा चांस कम रहेगा। देखो लिटरली मैं सच बता रहा हूँ आपको, बड़ा एनालाइज करके ही मैं कोई काम करता हूँ। और अगर कोई बंदा है 500 सब्सक्राइबर हैं और अभी 2 ही दिन हुआ है या फिर 10 दिन हुआ है या फिर 100 दिन हुआ है, तो मैं ज़रूर उसको करूँगा, क्योंकि मैं लगेगा कि हाँ ये मेहनती है। तो ऐसी बातें हैं। और मेरा अब जीमेल जो आप जाके देखोगे तो आप उसमें मेरा चैनल दिखा रहा है 2021, मतलब जीमेल अभी अबाउट में आप जाके देखोगे तो मेरा चैनल आपको दिखा रहा है 2021 में बना हुआ है, पर अभी मेरा 2023 में बना चैनल, ठीक है। क्योंकि 2023 में इसलिए बना क्योंकि मेरा जीमेल तो पुराना है, पर अभी जो बनाया मैंने चैनल उसी जीमेल पे बना दिया, तो इसलिए वो पुराना ही दिख रहा है आपको, ठीक है। नया चैनल है, अभी 2023 में बना हुआ है, इस्टेब्लिश किया है इसको अमन जी ने। सो इतनी लास्ट तक अगर आप रुके तो थैंक यू।